हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टडी विजन चैनल की ओर से आपके लिए क्लास 10th का लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं जो बच्चे कुछ टॉपिक्स हैं हमारे जो पहले पार्ट में देने से रह गए हैं वो सारे ही टॉपिक्स को क्लियर करने जा रही हूँ। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में आप सभी को बने रहना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को देखने वाले हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रिफ्रैक्शन का, फिर लॉस देखेंगे रिफ्रैक्शन के, उसके अंदर स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, स्फेरिकल लेंस, इन सबको देखेंगे। इसके बाद रूल्स देखेंगे इमेज फॉर्मेशन करने के कॉनकेव मिरर लेंस के द्वारा। मिरर तो हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हम लेंस की फॉर्मेशन देखेंगे इमेज की, ठीक है। इसके बाद हम रे डायग्राम भी देखेंगे, इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा रे डायग्राम किस तरीके से फॉर्म होती हैं, और रूल्स हम कॉनकेव लेंस वाले भी देखेंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशंस देखेंगे स्फेरिकल मिरर लेंस के द्वारा, ठीक है। और उसके अंदर मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला एंड देन पावर ऑफ अ लेंस देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो हम इस वीडियो में आपको सारे ही क्लियर करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन हमारा होता क्या है, जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई लाइट रेज, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लें, हमने सेपरेट कर लिए हैं दो मीडियम, एक रेयरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रेज रेयरर से डेंसर की तरफ जाती हैं, ये रेयरर से जब डेंसर की तरफ जाती हैं तो वो कुछ ना कुछ या तो डायरेक्ट टूवर्ड्स नॉर्मल आती हैं या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती हैं। कुछ ना कुछ जो स्पीड होता है लाइट की रेस में वो डिफरेंट हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें इस तरीके से देख सकते हैं, जब कोई लाइट रेस एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जो डायरेक्शन होती है प्रोपेगेशन की लाइट की सेकेंड मीडियम में वो चेंज हो जाती है। अभी जैसे मैंने बताया, या तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करती है या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। तो ये हो क्या रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का लाइट का, यहाँ पर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल थी और जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो रही है। इसका क्या मतलब है, ये पहले अपना जो टाइप था किस तरीके से मूव कर रही थी और मीडियम दूसरे वाले में आते ही इसका जो चेंज हो गया, प्रोपेगेट करने का डायरेक्शन जो है उसकी चेंज हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इस तरीके से हम इसके देख सकते हैं कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं। एक हमारा इंसिडेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर रिफ्रैक्शन का हम देखें कि जो आई होता है हमारा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और जिस एंगल से थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि ये वाली जो लाइन है हमारी इंसिडेंट रे वो कुछ एंगल से जो हटी है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं हम। तो ये टॉपिक एक अलग से भी है आपका कि रिफ्रैक्शन किसी ग्लास स्लैब के थ्रू किस तरीके से होता है। तो ग्लास स्लैब है हमारा ये, इसमें सेम चीज़ें होती हैं जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताई, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है इस पर, और जब इंसिडेंट लाइट रे पड़ती है इस पर तो ये ग्लास है, ग्लास स्लैब बोला है तो ऑलरेडी मतलब ये जो होगी इसकी सेकंड वाला जो मीडियम है वो ग्लास होगा, फर्स्ट वाला मीडियम इसका एयर होगा। तो जैसे ही ग्लास में एंटर करेंगी ग्लास ये रेज जो है हमारी वो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करेंगी, है ना।
उसके बाद अगर हम दोबारा अगर दूसरा नॉर्मल देखते हैं तो यही रे जब बाहर निकलेंगी, एयर में निकलेंगी ग्लास से, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रे इस तरीके से गई, ये रे इधर, और फिर ये इस तरीके से बाहर निकल गई। तो ये हम लोगों का क्या है, रिफ्रैक्शन है ग्लास स्लैब के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हम नेमिंग कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये छोटा सा है, फिर दोबारा से एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा है, R2 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से है ये हमारा ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन। अगर हम लॉज देखें कि कौन कौन से लॉ होते हैं हमारे रिफ्रैक्शन के, तो ये जान लीजिए जिस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और हमारी जो नॉर्मल होती थी वो तीनों एक ही लाइन में लाई करती थी, इसी प्रकार इसमें भी सेम चीज़ यही होती है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड आएगा इसमें, रिफ्रैक्टेड रे है, वो हमारी तीनों ही एक ही लाइन में लाई करती हैं, सेम प्लेन में ही लाई करती हैं। ठीक है, इसमें सेकेंड लॉ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। रिफ्लेक्शन वाले में सेकेंड लॉ होता था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, लेकिन स्नेल्स लॉ में क्या हो जाता है कि जो हमारा साइन इंसिडेंट होता है, साइन ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन वो बराबर होता है कांस्टेंट के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हमारा होता है सेकेंड लॉ, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। पहली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और इंडेक्स क्वेश्चन की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो किसके रिस्पेक्ट में होता है, पहला जो है हमारा वो एयर के रिस्पेक्ट में होता है और दूसरा हमारा एयर बोल सकते हैं, इधर वैक्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा किसके रिस्पेक्ट में होता है, किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। तो जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कितना अमाउंट जो है लाइट का, जो इंसिडेंट लाइट पड़ रही है वो कितनी अमाउंट जो है वो बैंड होगी लाइट। ठीक है, जब वो पास होगी किसी दूसरे मीडियम में या अलग होगी, फार जाएगी नॉर्मल से किसी भी दूसरे मीडियम में, तो ये रिप्रेजेंट करता है उतना ही अमाउंट या एक्सटेंड बैंडिंग करने का लाइट को। ठीक है, दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं हमारे, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन से डिनोट करते हैं हम, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और एन से डिनोट करते हैं हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि वन मीडियम हमारा कौन सा है, एयर है, और दूसरा मीडियम हमारा कौन सा है, ग्लास है या वाटर ले सकते हैं, कुछ भी। तो यही है कि रेशियो होता है ये कि पहली मीडियम में कितनी वेलोसिटी है और दूसरे मीडियम में कितनी वेलोसिटी है इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं 2:1। इसका क्या मतलब है, n/2:1 का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में कितना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ड्यू टू फर्स्ट मीडियम या विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर n/2:1 लिख रहे हैं हम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर हम n/1/2 लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है,
और हमें इसे शो करना है 2:1 जब होगा, यहाँ पे 2:1 होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटीज़ होंगी वो v1 मतलब फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी अपॉन सेकेंड मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो होगी। जबकि हम n12 में करेंगे अगर तो v2 अपॉन v1 होगा। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें, स्टडी करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर वो हमारी स्पेशली हो जाती है जब हम किसके लिए बोलें, वैक्यूम या एयर के लिए बोलें। ऊपर वाला क्या था, कोई भी अलग अलग दो मीडियम थे, ज़रूरी नहीं वो एयर ही हो, बट यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में होना चाहिए इसमें। जैसे कि यहाँ पे देखिए एन से डिनोट किया है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो यहाँ पे हम C/V कर सकते हैं, ठीक है, C/V कर सकते हैं, जहाँ पर C जो है हमारा वो हमारी स्पीड ऑफ एयर है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, जो कि हमें पता है कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक मीडियम का वो रेसिप्रोकल होता है अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी भी गिवन पेयर में। जैसे मैं इसको इस तरीके से बोल सकती हूँ, n12 जो है अगर मैं देखूँ तो इसको अब 1/n21 ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया कि n12 का क्या मतलब होता है, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम में कितनी है अपॉन फर्स्ट मीडियम में कितना है। अगर मैं इसका 1 कर दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, v1/v2 हो जाएगा, है ना। और v1/v2 होते ही ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n21। इसीलिए यहाँ पे इसको इस तरीके से बोल दिया है कि रेसिप्रोकल होता है हमारा 1/n21 के n12। समझ में आ गया होगा आई होप। बहुत स्लोली मैं पढ़ा रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट एयर के, वो हमारे इस तरीके से दिया है n1 एयर, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू एयर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमें दूसरी तरीके से दिखाना है कि सेकेंड का मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं K2 एयर, जो कि यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। और अगर हम देखें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी नोटिस किया, तो इसी से रिलेटेड ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यहाँ पे डायरेक्टली हम इस तरीके से ले रहे हैं, हम अगर डायरेक्टली 1 और 2 को रिलेट करें तो वो इस तरीके से अपॉन हो जाएगा कि 1n एयर और 2n एयर आपस में रेशियो बन जाएंगे। अगर हमने इन दोनों का रेस्पेक्ट में कर दिया, 1 का सेकेंड के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा डायमंड का वो सबसे ज़्यादा होता है अभी तक, और वो हमारा 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस 2.42 का मतलब होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारी वो हमारी 1/2.42 टाइम्स जो है कम होती है डायमंड में, वैक्यूम से 1/2.42 कम होती है डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। लेंस पर आ जाते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लेंस, ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है जो दो सरफेस से बना हुआ होता है, जिसमें कि कम से कम एक सरफेस तो कर्व्ड होता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरीके से देखें, ऐसे देखें,
तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें कैसी हैं, ये रिफ्रैक्टिव मीडियम है। जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होंगे तो यहाँ एब्जॉर्प्शन भी होंगी लाइट रेज की, साथ साथ यहाँ रिफ्लेक्शन भी होंगी, दोनों ही एक साथ चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे लेंस की बात आ गई है तो यहाँ पे तुरंत हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है ये, जो कि किससे बने होते हैं, दो सरफेस से बने होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दो कॉनकेव लेंस हैं, यहाँ पे क्या है, दो उभरे हुए हमारे। ये बना कैसे है, ये देखिए, ये ऊपर वाला इसका जो पार्ट है वो रिफ्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, ये अगर मैं मिरर की बात करूँ, ऐसे उभरा हुआ मिरर होता था तो ये हमारा कौन सा होता था, कॉन्वेक्स। और ये वाला पार्ट कौन सा होता था, कॉनकेव। तो हम इसी तरीके से छोटे छोटे को ऑब्जर्व करेंगे यहीं पर। देखिए, तो अगर मैं लेंस जो पार्ट लूँ कि टाइप कितने होते हैं लेंस के, तो दो टाइप्स होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, एक कॉनकेव लेंस होते हैं। जो कॉनकेव लेंस हैं हमारे, वो किस तरीके से होते हैं, कॉर्नर्स में तो ये थिन होते हैं इस तरीके से, कॉर्नर्स में कैसे हैं, थिन हैं, लेकिन मिड में कैसे हैं, थिक हैं, मोटे हैं, यहाँ पे पतले पतले हैं। और जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस से लाइट को पास करवाते हैं तो इनकी जो लाइट है वो एक जगह सब, जब भी ये कन्वर्ज हो जाती है एक जगह, तो हम इस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जब भी लाइट रेज यहाँ से पास ऑन होती हैं तो सारी रेज क्या कर जाती हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, एक जगह कन्वर्ज हो जाती हैं। जब कॉन्वेक्स लेंस से बनी हुई इमेज जो होती है वो एक जगह कन्वर्ज कर जाती है जब इन्फिनिटी सी रेज आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगर यहाँ बात आती है कॉन्वेक्स लेंस की, अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दूँ ना, तो कॉन्वेक्स अगर लेंस आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर से याद कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रिक्स ही बता रही हूँ। कॉनकेव मिरर वहाँ पे कन्वर्जिंग की तरह वर्क करता था, कन्वर्ज करता था लाइट रेज को, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस करता है। और कॉनकेव लेंस जो काम करता है वो कॉन्वेक्स मिरर काम करता था। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो, जैसे यहाँ डाइवर्जिंग का काम कौन है करता है, यहाँ पे करता है कॉनकेव लेंस। देखिए इस तरीके से हमारा होता है कॉनकेव लेंस, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ बीच में तो कैसा ये थिन है एज कंपेयर टू कॉर्नर्स में, देखें तो यहाँ पे और मोटा है, यहाँ पे मोटा है, लेकिन बीच में कैसा है, ये थोड़ा थिन है। तो जब लाइट रेज इस तरीके से आती हैं तो ये क्या होती हैं, ऐसे 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 हो जाती हैं, दूर दूर भाग जाती हैं। तो ये डाइवर्ज कर देता है ये लेंस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। देख लीजिए किस तरीके से हमारे होते हैं। जैसे इसमें बोलूँ मैं प्लानो कॉन्वेक्स, मतलब एक साइड में तो प्लेन है और एक साइड में कॉन्वेक्स है, तो हमने इस पूरे को मिला के क्या बोल दिया, प्लानो कॉन्वेक्स। यहाँ पे एक साइड में तो कॉनकेव है, एक साइड में प्लेन है, तो प्लेनो कॉनकेव हो गया। यहाँ पे दोनों में ही कॉन्वेक्स है तो हम क्या बोलेंगे, इसको बाय कॉन्वेक्स बोलेंगे। यहाँ पे दोनों ही साइड में क्या है, कॉनकेव कॉनकेव है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाय कॉनकेव बोलेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ कॉनकेव है लेकिन यहाँ पे ना प्लेन है, ना कॉनकेव है, ना कॉन्वेक्स है, इसको हम क्या बोल देंगे, मेनिस्कस। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स जो कि स्फेरिकल लेंस में इम्पॉर्टेंट है या स्फेरिकल लेंस से इम्पॉर्टेंट है, वो बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कॉन्वेक्स लेंस में कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये, इसका हाफ हम करें तो बीच का जो पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर।
जिसे हम O से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसके बाद ये लंबी सी जो जा रही है हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जैसे वहाँ पर हमारी बीचों बीच से लाइन जाती थी, प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। फिर ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सेंटर होता था, या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं हम इसको। और इसका जो हाफ है वो हमारा फोकल लेंथ होता था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एफ हमारा इसी का हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। बट इसमें क्या हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉन्वेक्स मिला के हमारा पूरा कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है ना। दो कॉन्वेक्स मिरर मिलके एक पूरा कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं। तो इस साइड भी रिफ्लेक्टिंग है, इस साइड भी रिफ्लेक्टिंग है। मैं आपको हिंट बता रही हूँ, अगर यहाँ पर हमारे C1 है, F है, तो क्या यहाँ पे C और F नहीं होंगे? होंगे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा C1 F1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा C2 F2 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म्स होते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, बीचों बीच से गुजरती है जो पूरे लेंस से। लेंस का जो एकदम मिड होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। फिर जो ऑप्टिकल सेंटर से हमारी यहाँ तक दूरी होती है, याद रखना इसको। यस, ये जो आर होता है वो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से सी तक की जो दूरी है हमारी, वो हमारी कहलाई जाती है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जबकि हम इधर देखते थे तो यहाँ से हम बोलते थे पोल, हमारा ये पोल है, ये वाला पॉइंट है, और पूरी सी, यहाँ से सी और पी की दूरी है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाई जाती थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल जो है इसकी दूरी, और यहाँ पर हम ऑप्टिकल से डिनोट करेंगे। वहाँ पी होता था, यहाँ किससे करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर ओ से करेंगे। ऐसे ही इसमें सेम चीज़ के दो कॉनकेव, यहाँ से कॉनकेव, यहाँ से कॉनकेव मिरर मिलके क्या बनाते हैं? कॉनकेव लेंस बनाते हैं। ये कॉनकेव लेंस है, इसका बीचों बीच भी हमारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर ओ से डिनोट करेंगे। यहाँ से C1 की दूरी वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसका आधा हमारा फोकल लेंथ होगा, और सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होंगी। इसीलिए यहाँ पे C1 F1 बोल दिया जाएगा, यहाँ पे F2 और C2 बोल दिया जाएगा। ये थे बेसिक टर्म्स जो लेंस से रिलेटेड हैं। अब हम इनको किस तरीके से, अगर इनके टर्म्स पूछ लिए जाएं कि क्या बोलते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपको वो भी पता होने चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सी है जिसके वजह से पूरा हमारा कर्व निकल के आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे लेंस की बात आ रही है, यहाँ पे लेंस है, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये तो हमारा कर्वेचर का रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो पूरे स्फीयर से दो दो, वो भी एक ये वाला एक ये वाला है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तब यहाँ पे कंबाइन करके हमें वो लैंग्वेज लिखनी होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो उसको इस तरीके से लिखना है कि लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। हर एक जो है सरफेस वो एक स्फेयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो सेंटर होता है दो स्फेयर का, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक लेंस ये कॉनकेव ले लिया, इस तरफ का जो पार्ट होगा वो हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो हमारा है वो C1 C2, इसमें तो दो पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे मिरर की तरह सिर्फ एक पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे लेंस है तो दो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी? इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन थी जो कि पूरे दो सेंटर से गुजर रही थी। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, जो बीचों बीच से लाइन गुजर रही है ये हमारी कौन सी है?
प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो लाइन है वो कोई बनी हुई लाइन नहीं होती है, ये हम सोची समझी लाइन है। इनकी वजह से जो इमेजिनरी लाइन है ये, इसके वजह से हम फॉर्मेशन करते हैं अपनी इमेजेस की। तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि दो सेंटर से होके गुजरती है। ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको बताया कि पूरे लेंस था, जैसे इस तरीके से लेंस है हमारा, इसका जो बीचों बीच पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट करते हैं। अ रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास होती है ओ से, तो वो अनडेविएटेड रहती है, एकदम सीधी चली जाती है। अगर उससे कोई लाइट जाएगी तो वो एकदम सीधी चली आएगी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, सीधी चली आती है इस तरीके से। अपर्चर हमारा क्या है, द इफेक्टिव डायामीटर, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था अपर्चर के बारे में इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा था हमारा अपर्चर। तो यहाँ पर भी वही है, इफेक्टिव डायामीटर सर्कुलर आउटलाइन का स्फेरिकल लेंस के जो इफेक्टिव डायामीटर है पूरे यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। फोकस क्या होता है लेंस का, जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्शन करने के बाद जहाँ से होके गुजरती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इस तरीके से मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका है, लेकिन फिर बताती हूँ। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इससे कोई लाइन पैरेलल जाती है तो पैरेलल लाइन जाने के बाद जब टकराती है इससे तो फोकस से होके गुजरती है। तो यही हमारा फोकस होता है लेंस का। ठीक है, वहाँ पे मैंने मिरर का एग्जांपल दिया है, सेम चीज़ होगी लेंस में भी, फोकस उसमें भी वही टकरा के वहीं आएगी। अब हम रूल्स देखें, जैसे वहाँ पे हमने रूल्स देखे थे, अब यहाँ पे भी रूल्स देखते हैं। तो एक कॉमन रूल है कि जब हमारी जो रे है लाइट की वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हमेशा वो फोकस से ही होके गुजरेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था पैरेलल लाइन है तो फोकस से होके गुजरेगी, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से डाइवर्स तो होगी वो, अब यहाँ तो कहीं मिल नहीं सकती है, तो हम इसकी डॉटेड लाइन बना लेते हैं और ये भी फिर कहाँ से होके आ जाती है, इमेजिनरी, ये भी हमारी एफ मतलब फोकस से ही होके गुजरती है। पहला रूल था हमारा। ठीक है, सेकेंड रूल की बात करें तो जब भी कोई लाइट रे पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, तो पहले वहाँ क्या था, जब पैरेलल जा रही थी तो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी। अब यहाँ पे उल्टा है जब उसका कन्वर्स, कि अगर फोकस पर है तो वो जब लेंस से टकराएगी तो वो एकदम सीधी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे सेम इसमें कि यहाँ पे इस तरीके से जब लाइट रे आएंगी तो जैसे टकराएंगी तो वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएंगी। इस तरीके से हम यहाँ पे शो कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर हम थर्ड, जब ऑप्टिकल से जाती हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया, जब ऑप्टिकल से जाती हैं सेंटर ऑफ ऑप्टिकल से, तो वो एकदम सीधी की सीधी रहती हैं, कोई चेंज नहीं आता है रे का। अब रे डायग्राम जो हमने ऊपर रूल्स पढ़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग रे डायग्राम बनाई जाती है लेंस में, जैसे मिरर में बनाई जाती थी। तो मान लो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, तो जो लाइट रे हैं वो आकर फोकस पे तो मिलेंगी क्योंकि ये पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो एफ पर होगी, साथ साथ रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत छोटी होगी। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, एकदम बिंदु की पॉइंट की साइज होगी इसके। अगर हम देखें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 क्या है हमारा, 2f1 ये है, इसके पीछे अगर जैसे ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो पहला रूल क्या था, जब पैरेलल जाती है लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होके गुजरती है, तो हमारी यहाँ पर क्या किया है पता है, यहाँ पर
रूल कौन सा अप्लाई किया है? एक तो रूल ये वाला अप्लाई किया है कि बीच से होके, मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती हो तो सेम एज इट इज सीधी रहती है, वो वाला यूज़ किया है इसमें। ठीक, और ये वाला रूल लागू किया है कि जब पैरेलल होती है तो कन्वर्ज होने के लिए वो इस तरीके से झुकती है। तब जब इनको मीट करवाया तो कहाँ पे मिल रहे हैं ये? 2F2 के और F2 के बीच में इमेज फॉर्मेशन हो रही है हमारी A' B' की। और ये भी कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड ही होगा ये, और F1 और F2 के बीच में बनेगी इमेज फॉर्मेशन। ठीक, अगर हम देखें ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पर हो तो सेम चीज़ पहले हमने क्या किया, पैरेलल ले ली तो ये इस तरीके से फोकस से होके गुजरी, और एक हमने ले लिया एकदम ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरने वाला। तो ये इमेज जो फॉर्मेशन हुई है हमारी वो 2F2 पर हुई है और रियल और इन्वर्टेड होगी, और एकदम जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही सेम साइज़ होगा इमेज का भी। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इनमें से पक्का फंसती हैं कोई ना कोई रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट अगर हमारा F1 और 2F2 के बीच में हो, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेम चीज़ लागू करनी है हमें कि एक ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजारनी है और एक हमें पैरेलल शो करनी है ना। सेम चीज़ है इसमें भी, एक हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी, एक हमारी पैरेलल जाएगी तो फोकस से होके गुजरेगी। जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मीट करेगी, और जहाँ मीट करेगी वहीं से उसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। A' B' बन कहाँ रही है? ये 2F2 के बाद में बन रही है, साथ में ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है ये, और उल्टी बन रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रियल और इन्वर्टेड बोलेंगे। अगर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट जो हमारा F1 पर है, तो देखिए यहाँ पे F1 पर है, तो इस तरीके से जब पैरेलल जाएगी तो फोकस होके गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो सीधी जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं? एकदम पैरेलल है, इसके तो मिलने के कई गुंजाइश ही नहीं है कि कभी ये मिल जाएगी, है ना। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो इमेज हमारी फॉर्मेशन होगी बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होगी और बहुत इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके मिलेगी, क्योंकि इसकी गुंजाइश ही नहीं है ना कहीं मिलने की, तो बहुत दूर जाके मिलेगी ये। रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, नीचे की नीचे जा रहा है इसका जो साइन है, तो ऐसी बात है रियल इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी ही बनेगी वो। स्पेशल केस आ जाता है, स्पेशल केस हमारे वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट था, लास्ट वाला जो P और F के बीच में बना था, पोल और फोकस के, और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। स्पेशल केस जब F1 और O के बीच में हो, कि हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जब ये टकराएगा तो फोकस से होके गुजरेगी, ऑप्टिकल जो है वो इस तरीके से करेंगे कि वो एकदम ऑप्टिकल एकदम सीधी हो जाएगी। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो रेज है हमारी दो, वो कैसी हैं? एकदम फैल रही हैं, ये मिलना तो दूर, ये तो और दूर जाएंगी आपस में। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? पीछे देखते हैं कि क्या पता पीछे इसकी जो मिल रही हो, तो इस तरह जब हम पीछे देखेंगे तो जो इमेज है वो हमारी A' B' कहाँ फॉर्म हो रही है? F1 के पीछे फॉर्म हो रही है। और कैसी है? सीधी है, इरेक्ट और वर्चुअल, और बड़ी है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है। इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे वहाँ पे P और F के बीच का बहुत इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे भी O और F के बीच का बहुत इम्पोर्टेंट। वहाँ पे भी ये होती है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, और वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होती है और बड़ी होती है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अब हम देखें कॉनकेव लेंस के द्वारा जो बनी हुई ऑब्जेक्ट इमेजेस हैं हमारी, इनको देखें अगर हम, तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है हमारा F1 पर,
इमेज फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी से आ रही है इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन जब इसको बैक करते हैं तो एफ पर, फोकस पर हमारी क्या होगी, बनेगी। तो यहाँ पे भी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, F1 पर बन रही है। साथ साथ नेचर है इसका वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट, यहाँ ध्यान रखना, इधर देखिए, वर्चुअल और इरेक्ट है इसका नेचर, और बहुत छोटी है, पॉइंट साइज की है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो कहीं पर भी रख सकते हैं हम। तो हमने रख दिया 2F1 और F1 के बीच में। जब यहाँ से करवाया तो ये तो डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसे ऑप्टिकल से करवाया सेंटर से, तो सेम इसी में आ जाएगा ये लौट कर। तो इमेज जो फॉर्म है, ये लोग आपस में कहाँ मिल रहे हैं, वो यहाँ मिल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट से ए और बी से जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है, A', B', वो हमारी ऑब्जेक्ट से तो छोटी है साइज में, साथ साथ सीधी भी है, तो वर्चुअल इरेक्ट बोलेंगे इसको। और F1 और O के बीच में बनी है, और साइज जो है बहुत छोटा है। तो ये थी हमारी कॉनकेव लेंस के द्वारा बनी हुई इमेजेस। अब हम साइन कन्वेंशंस भी देख लेते हैं इसमें। साइन कन्वेंशन जैसे हमारे मिरर्स में होते हैं, वैसे ही इनमें भी होते हैं। बस एक चीज़ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर जो है हमारा, इसको हमें टेक करना होता है, ऑप्टिकल सेंटर को लेंस से। जैसे कि अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ कॉन्वेक्स लेंस के, तो पॉजिटिव होता है हमारा। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ, लेंस फॉर्मूला तो पता ही है, 1/f जो है वो 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है। वहाँ पर प्लस हो जाता था मिरर फॉर्मूला में। और ये भी पता ही है कि जो हमारा c होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलें तो r बोलिए आप, 2 गुना होता है फोकल लेंथ के। तो यहाँ से अगर मैं फोकल लेंथ निकालूं तो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा हो जाएगा। वो भी बता दिया आपको मैंने। मैग्नीफिकेशन, जैसे कि वहाँ मिरर के मैग्नीफिकेशन थे, यहाँ पे लेंस के सेम मैग्नीफिकेशन है, कि जो मैग्नीफिकेशन है हाइट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो, जैसे वहाँ पे होती थी m = -v/u, यहाँ पर क्या होती है, v/u होती है ओनली। और साथ में अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो यहाँ से h1/h2 जो है वो v/u के बराबर हो जाती है। यहाँ पे कुछ केस हैं जो इधर ही याद करिए आप, कि जब मैग्नीट्यूड हमारा 1 से ज़्यादा हो जाए तो हमारी इमेज जो है वो मैग्नीफाइड इमेज आएगी। अगर बराबर हो जाए 1 से तो सेम साइज़ की आएगी, और अगर 1 से कम हो जाए तो बहुत छोटी इमेज आएगी, डिमिनिश इमेज आएगी। कुछ टिप्स देख लेते हैं याद करने के लिए। जो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है हमेशा हमें पॉजिटिव लेनी होती है। इमेज की जो हाइट होती है वो रियल और वर्चुअल आती है, ठीक है, और नेगेटिव होती है हमेशा। और जबकि हमारी h' जो है, यस, तो अगर हमारी इमेज की हाइट अगर रियल होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही हमें पॉजिटिव लेनी है, लेकिन अगर इमेज की हाइट हमारी रियल होगी तो हमें नेगेटिव लेनी है हमेशा। लेकिन अगर वर्चुअल हुई तो हमें हमेशा पॉजिटिव लेनी है। यहीं पर याद कर लेना है आपको ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से दूरी उसकी u, वो हमेशा हमें नेगेटिव लेनी है। और इमेज डिस्टेंस है o से v, वो अगर रियल हो तो हमें पॉजिटिव लेनी है, और वर्चुअल हो तो नेगेटिव लेनी है, ठीक है। फोकल लेंथ जो है हमारा, वो हमें कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव लेना है,
ठीक है, ये वर्क कैसे नहीं कर रहा। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेना है जबकि कॉनकेव का नेगेटिव लेना है। क्या, फोकल लेंथ, एफ से डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये थी चीज़ें। अब हम पावर ऑफ लेंस भी देख लेते हैं। पावर लेंस हमारी रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के मीटर में, पता है P = 1/f, और फोकल लेंथ हमारा मीटर में होना चाहिए। और पावर जो होती है लेंस की उसको हम D से डिनोट करते हैं, डायप्टर होता है इसका पूरा नाम। एक डायप्टर में 1 मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। डिग्री जो होती है कन्वर्जेंस की या डाइवर्जेंस की लाइट रेस की, उसको हम पावर के टर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। जो पावर होती है वो हमारी इस तरीके से भी शो की जा सकती है। क्यों? क्योंकि 1/f = 1/v - 1/u हमारा ये लेंस फॉर्मूला होता है। और ये अगर मैं देखूँ तो ये पावर होती है 1/f, तो ये सभी आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं पावर जो है वो इसके बराबर होती है। ऐसा यूनिट जो होती है पावर की वो डायप्टर होती है, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। एक डायप्टर 1 पर मीटर होती है, 1 पर मीटर। जब भी इस तरीके से साइन दिया जाए तो उसको पर पढ़ते हैं। ठीक है, पर मीटर। एक डायप्टर जो है वो पावर होती है लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जो पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव होती है। पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ की थिकनेस के। पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ की थिकनेस के। जितनी ज़्यादा थिक होगी उतनी ज़्यादा पावर उसकी कैसी होगी? कम होगी। इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। और अगर हम बोले पावर ऑफ लेंस कंबाइन फॉर्म में या लेंस कॉम्बिनेशन में, तो सारी जितनी पावर है उन सभी को हमें ऐड कर देना होता है। तो पावर जो होती है लेंस कॉम्बिनेशन की वो होती है P1 + P2 + P3, ऐसे ही जितने भी दिए हुए P वो। ये था हमारा पावर ऑफ लेंस। तो ये वीडियो तो कंप्लीट हो गई। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और थैंक यू यहाँ तक पूरा बने रहने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।